मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन इन 70 साल में किसी भी सरकार ने, चाहे आज की सरकार हो या पिछली सरकारें हो, किसी ने भी मुल्क के अवाम को ये भरोसा नहीं दिया कि अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, तुम्हें कुछ होगा, तुम्हें एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम मिलेगा, अच्छे अस्पताल मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छी नर्सिंग केयर मिलेगी। तो क्यों नहीं दिया सरकारों ने भरोसा? क्योंकि हमने कभी मांग नहीं की इस बात की। क्या आपने कभी भी सुना है कि मुल्क में कहीं भी, किसी भी सूबे में, किसी शहर या कस्बे में इस बात को लेकर प्रोटेस्ट हुआ है या मुजाहरा हुआ है कि हमें हमारे शहर में अच्छा अस्पताल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए? नहीं। तो अगर नहीं मांगा हमने, तो सरकार हमें क्यों देगी? हमने सरकार से जो मांगा वो सरकार ने हमें दिया। हमने सरकार से मांग की कि हमें ऐसे हिंदू और मुसलमान चाहिए जो एक दूसरे के सीने पे खंजर घोंप सके, तो सरकार ने हमें दिया। हमने ये मांग की कि हमें एक समाज नहीं चाहिए, हमें समाज बटा हुआ चाहिए। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, एसटी, एससी, शिया, सुन्नी, मराठी, बंगाली, गुजराती, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ये सब चाहिए। तो हमें दिया गया, लेकिन हमने कभी हेल्थ केयर सिस्टम मांगा ही नहीं। और इस कोरोना ने इस पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की कलई खोल दी, पोल खोल दी है। ज़रा सोचिए, अगर मैं आज की बात करूं तो सरकारी डेटा के मुताबिक 6 लाख से कुछ ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना के। 60% से बेहतर रिकवरी रेट है, मतलब 3.5 लाख लोग तकरीबन ठीक हो चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। मतलब अगर देखिए सरकारी डेटा के मुताबिक तो लगभग 2.5 से 2.25 लाख इन्फेक्टेड हैं इस वक्त हिंदुस्तान में। 135 करोड़ की आबादी में 2.5 से 3 लाख लोगों को हम बेहतर हेल्थ केयर नहीं दे पा रहे हैं। और इसमें सबको अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, इनमें से सबको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि 2.5 से 3.25 लाख को ज़रूरत है, फिर भी इतने बड़े मुल्क में हम इतने भी लोगों को एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम नहीं दे पाते। ये हमारा फेलियर है, हमारी नाकामी है कि 70 साल में हम ये भी अचीव नहीं कर पाए। आपको गुमान होगा, हमें गुमान होगा कि हम मून पे पहुंच चुके हैं, मार्स पे पहुंच चुके हैं, हमें इस बात का गुरूर है। लेकिन आज भी लोग, गरीब, मजदूर, किसान, बीमार अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच नहीं पाते, और अगर पहुंचते हैं तो उन्हें इलाज नहीं मिल पाता है। हमारे मुल्क में सरकारी अस्पतालों का हाल देखिए, वार्ड में जानवर घूमते हैं, मशीनें नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, अच्छा नर्सिंग स्टाफ नहीं है। लोग क्यों जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में? क्योंकि सरकारी अस्पताल में सहूलतें नहीं हैं। तो क्या मुल्क का हर शख्स, हर बीमार प्राइवेट अस्पताल में जा सकता है? क्या ये हमारा हक नहीं है कि सरकार हमें सरकारी अस्पताल में वही सहूलतें दे जो प्राइवेट अस्पतालों में मिल रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, बात तकरीबन 30 साल पुरानी है। मेरे कज़न शाहिद भाईजान, हम तमाम कज़न्स में सबसे ज़्यादा हैंडसम और सबसे ज़्यादा स्मार्ट। बिहार पुलिस में थे तो फिट और बहुत एक्टिव थे। जब वो छुट्टियों पे आते तो पूरे ख़ानदान में रौनक रहती थी। उनकी शादी हुई और शादी के तकरीबन 1 साल के बाद उनके एक कुलीग उन्हें घर छोड़ने आए, ये कहकर कि उन्हें 1-1.5 महीने से फीवर रह रहा है और फीवर जा नहीं रहा है। वो थोड़े कमज़ोर हो गए थे। दूसरे दिन मैं, भाभी और हमारी मामी हम उन्हें लेकर दरभंगा के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गए, ये सोचकर कि मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ केयर ज़्यादा अच्छी होगी। वहाँ उनको एडमिट किया गया। पहले दिन कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं आए। दूसरे दिन एक प्रोफेसर साहब अपने स्टूडेंट के साथ आए, उन लोगों ने आपस में बातें की और चले गए। तीसरे दिन जाकर एक सीनियर डॉक्टर आए। तब तक शाहिद भाईजान काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। डॉक्टर ने देखा, कुछ टेस्ट वगैरह लिखा। शाहिद भाईजान कुछ कहना चाह रहे थे तो उन्होंने हमसे इशारे से पेन और पेपर मांगा।
हमने उनको दिया, लेकिन इतनी ज़्यादा कमज़ोरी थी, हाथ इतने ज़्यादा उनके कांप रहे थे कि वो कुछ लिख नहीं पाए। डॉक्टर ने कहा कि इनको एक यूरिनरी कैथेटर लगेगा, वो लगा दिया गया। हम सब इस इंतज़ार में थे कि रिपोर्ट्स आएंगी, तशख़ीस होगा, डायग्नोसिस होगा और फिर इलाज शुरू होगा और शायद भाई ठीक हो जाएंगे। उस रात मैं अपने एक रिलेटिव के घर चला गया। दूसरे दिन मैं अस्पताल पहुंच पाता उससे पहले ये खबर आई कि शाहिद भाईजान नहीं रहे। समात को ये यकीन ही नहीं हुआ, सुनकर ये यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। एक मामूली से बुखार से जान कैसे जा सकती है। लेकिन जब सच सामने आया तो बेहद खौफनाक था। दरअसल जो उनको कैथेटर लगाया गया था उसमें कुछ इन्फेक्शन हुआ और डॉक्टर ने कहा कि इसको चेंज कर दिया जाए। जो नर्सिंग स्टाफ था वहाँ का, उन्हें कैथेटर चेंज करना आता ही नहीं था, उन्होंने पुल कर लिया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई और इतनी ब्लीडिंग हुई और किसी भी सीनियर डॉक्टर ने आकर नहीं देखा क्योंकि अवेलेबल ही नहीं थे। और उस ब्लीडिंग की वजह से शाहिद भाई की जान चली गई। ये था नर्सिंग केयर, ये था मेडिकल केयर। एक अच्छे खासे इंसान एक लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा देता है। ये मेडिकल नेग्लिजेंस था। और कमोबेश 30 साल के बाद आज भी मुल्क के ज़्यादातर सरकारी अस्पताल, कुछ को छोड़कर तकरीबन वही हालात हैं। 30 साल में हम नहीं बदले हैं, चाहे वो बिहार के अस्पताल हो या मुल्क के किसी भी हिस्से का अस्पताल हो। और शाहिद भाईजान ने उस वक्त जान गंवाई जब वो और भाभी अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबकी तो दुनिया ही बदल गई। भाभी की तो खैर ज़िंदगी बदल गई। चंद महीनों के बाद आज ही के दिन यानी 10 जुलाई को उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, वरीशा। हम लोगों को आज भी इस बात का मलाल है, वो खलिश है दिल में कि काश हम उन्हें उस अस्पताल में ना ले गए होते। हमने शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया होता तो आज शायद शाहिद भाईजान हमारे साथ होते। कुछ नहीं बदला है तब से और अब, क्योंकि हमारी और हमारे सरकारों की हेल्थ केयर सिस्टम कभी भी प्रायोरिटी रही ही नहीं। हमने कभी हेल्थ केयर को अहमियत ही नहीं दी। मैं एबीपी न्यूज़ के लिए एक शो करता था, डॉक्टर ड्रामा सेकेंड ओपिनियन। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब उसकी स्क्रिप्टिंग हो रही थी, ऐसे ऐसे केसेस लापरवाही के, मेडिकल नेग्लिजेंस के आ रहे थे कि होश उड़ जाए। मैं आपको मेडिकल नेग्लिजेंस का एक सबसे ज़्यादा खौफनाक पहलू दिखाता हूँ। एक प्रेग्नेंट वुमन अस्पताल में, नर्सिंग होम में एडमिट है। डॉक्टर साहब फार्म हाउस पे पार्टी कर रहे हैं। अचानक तबीयत ख़राब होती है। वार्ड बॉय फ़ोन करता है डॉक्टर साहब को और डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम इस लेडी को लेकर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचो। घर वालों को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। वार्ड बॉय ऑपरेशन थिएटर में उस लेडी को लेकर जाता है और डॉक्टर साहब फ़ोन पर वार्ड बॉय को ये बताते हैं कि ऑपरेशन कैसे करना है। और कमाल की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि उस वार्ड बॉय ने ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन टेबल पर ही माँ और बच्चे दोनों की मौत हो गई। ये हमारे ही मुल्क में हुआ है। ये फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे एक बेहद अजीज़ दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंशुमान कुमार, कैंसर सर्जन हैं, अच्छी जॉब है, इस्टेब्लिश डॉक्टर हैं, मशहूर डॉक्टर हैं। ताल्लुक़ उनका बिहार से है और वो अक्सर बिहार जाते हैं। फ्री ओपीडी, कैंसर अवेयरनेस कैंप, ये सब कुछ करते रहते हैं। आप कभी भी उनके पास अगर आधे घंटे के लिए बैठ जाएं तो 10 कॉल्स तो आती हैं जो उनसे सलाह मशवरा करते हैं फ़ोन में। डॉक्टर साहब अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं कि वो दिल्ली से बिहार जाते हैं अवेयरनेस कैंप्स के लिए, फ्री ओपीडी के लिए, चेकअप्स के लिए।
इन डॉक्टर्स को इस बात की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी सरकारें नाकाम रही हैं हेल्थ केयर सिस्टम देने में। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि इस वक्त हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया है, क्योंकि कोलैप्स करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में हेल्थ केयर सिस्टम कभी रहा ही नहीं, हमने उसे अहमियत ही नहीं दी, ना हमने और ना हमारी सरकारों ने। और हकीकत यही है कि इस कोरोना ने बची खुची जो हमारे अंदर एक आस थी, जो उम्मीद थी, उसे भी ख़त्म कर दिया है। तो कभी भी अगर इस बात का गुमान करना हो कि हम चांद पे पहुंच गए हैं, कभी भी अगर इस बात का गुरूर करना हो कि हम मार्स पे पहुंच गए हैं, तो अस्पताल न पहुंचने वाले उन मरीज़ों के लिए थोड़ा आंसू ज़रूर बहा लीजिएगा। और हो सके तो आने वाले दिनों में जब हालात बेहतर हों तो अपने सूबे की सरकार से, अपने मुल्क की सरकार से एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि यही हमें आगे ज़िंदा रखने में काम देगा। थैंक यू।